हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लासेस में क्षितिज के 2 पार्ट पूरे कर लिए हैं। पहला पार्ट था 2 बैलों की कथा और दूसरा पार्ट था ल्हासा की ओर। उम्मीद करती हूँ आपने दोनों पार्ट अच्छे से समझे और आपने अपना जो काम मैंने आपको भेजा है पीडीएफ में उसके क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में कंप्लीट कर लिए हैं। साथ साथ आप अपना काम कंप्लीट करते चलिए ताकि काम एक साथ बहुत सारा इकट्ठा ना हो जाए। हमने 2 पार्ट किए हैं। अब हमारा तीसरा पार्ट है उपभोक्तावाद की संस्कृति। ध्यान से सुनना, पार्ट 3 है उपभोक्तावाद की संस्कृति। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, आपकी बुक में होगा लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसे कट कर देंगे। जिन बच्चों के पास बुक्स हैं उस चैप्टर को कट कर देना है। और अगला पार्ट हम पार्ट 4 करेंगे, सांवले सपनों की याद। तो यही हमारा पार्ट 3 होगा, क्योंकि 3 जो है वो सिलेबस में ही नहीं है। तो हमारा पार्ट 3 कौन सा होगा? सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद, ये पाठ जो है, इस पाठ के लेखक हैं ज़ाबिर हुसैन। ज़ाबिर हुसैन इस पाठ के लेखक हैं और ये एक संस्मरण है। संस्मरण एक शब्द आया है, संस्मरण। इस शब्द को मैं बता दूं कि इसका अर्थ होता है किसी की याद में लिखा हुआ कोई लेख। तो इस पाठ में जो लेखक हैं ज़ाबिर हुसैन, उन्होंने सालिम अली की याद में ये पाठ लिखा है। इसीलिए उनकी धुंधली यादों को उन्होंने इसे नाम दे दिया है पाठ का, सांवले सपनों की याद। उन्हें जो सालिम अली की कुछ बातें याद आ रही हैं, कुछ उनकी बातों को, उनकी अच्छाइयों को याद करके जो पाठ उन्होंने लिखा, इसलिए इस पाठ का नाम उन्होंने दिया सांवले सपनों की याद। मैं आपको पहले इस पाठ में छोटे में इसकी स्टोरी करके बता देती हूँ कि इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सांवले सपनों की याद पाठ में सालिम अली जो हैं वो एक पक्षी प्रेमी हैं, प्रकृति प्रेमी हैं। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक जो हमें पढ़वा रहा है, हम जो संस्मरण हम पढ़ रहे हैं जिसमें हम सालिम अली के बारे में पढ़ेंगे, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है इस पाठ को पढ़ने का। हम कोई भी पाठ पढ़ते हैं तो कोई ना कोई हमारा भी तो उसका उद्देश्य होता है ना, कि हम उससे क्या सीखेंगे। तो इस पाठ का उद्देश्य है लेखक का युवा पीढ़ी के मन में, जो आप युवा पीढ़ी हो, नए बच्चे हो, इनके मन में प्रकृति प्रेम, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम की भावना को जगाना है। प्रकृति के प्रति जागरूक बनाना है कि प्रकृति को हम सुरक्षित रखें, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं। वो सालिम अली के माध्यम से यही एक संदेश हमें देना चाहते हैं कि हमें प्रकृति को प्रदूषित होने से बचाना है। पशु पक्षियों की संख्या, उनकी प्रजातियां जो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही हैं, उस लुप्त होती हुई प्रजातियों को हमें बचाना है। इसके लिए हमें अपने मन में इन पक्षियों के प्रति, पशुओं के प्रति प्रेम और भावनात्मक लगाव को जगाना होगा, तभी हम इनकी प्रजातियों को विलुप्त होने से बचा सकते हैं। तो यही संदेश लेखक ज़ाबिर हुसैन इस संस्मरण के माध्यम से हम सब तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमें भी प्रकृति को प्रदूषित होने से बचाना है, पक्षियों की प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाना है। अब मैं आपके सामने पाठ का सार प्रस्तुत करती हूँ। इस पाठ में हम सालिम अली के विषय में पढ़ेंगे। सालिम अली जो एक पक्षी और प्रकृति प्रेमी थे, उन्हें प्रकृति से बहुत लगाव था। वो प्रकृति को सुरक्षित और अच्छी साफ़ सुथरी रखना चाहते थे और पक्षियों की खोज में, नए नए पक्षियों की खोज करना, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करना, वो इन्हें बहुत पसंद था। तो ये अपने गले में एक दूरबीन टांगे, दूरबीन मतलब इसलिए ताकि पक्षियों को देख सकें, एक दूरबीन टांगे इधर उधर यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, नए नए पक्षियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। प्रकृति के लिए भी कार्य करते थे, प्रकृति की सुरक्षा के लिए जहाँ इन्हें ज़रूरत लगती थी, जहाँ इन्हें इनका सहयोग चाहिए होता था, वहाँ ये अपना सहयोग देते थे प्रकृति को प्रदूषित होने से बचाने के लिए। अब सालिम अली जो थे वो प्रकृति प्रेमी
तो थे, चलो मान लिया कि हर किसी किसी के मन में होती है, प्रकृति के प्रति लगाव हो जाता है, पर ये पक्षी प्रेमी जो बने, इसके पीछे इनके जीवन की एक घटना जुड़ी हुई है। सालिम अली जब छोटे थे तो एक बार वो अपनी एयर गन से खेल रहे थे, और जिस एयर गन की गोली निकलकर एक नीले कंठ वाली गोरैया पक्षी को लग जाती है। तो वो पक्षी गोरैया जो थी वो घायल होकर गिर गई। इस घटना ने सालिम अली के मन को इतना द्रवित कर दिया, इतना पिघला दिया कि उन्होंने उस पक्षी की देखभाल की। वो मरी नहीं, वो पक्षी मरी नहीं थी, वो केवल घायल हो गई थी। तो तब से इन्होंने निश्चय किया कि ये पक्षियों की देखभाल करेंगे और उनके बारे में नई नई तरह की जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो इसी घटना ने सालिम अली को एक पक्षी प्रेमी बना दिया था। अब इसी पार्ट में हमारे सामने एक नाम आएगा, लॉरेंस। लॉरेंस और सालिम अली दोनों अलग अलग हैं, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग हैं। लॉरेंस भी सालिम अली की तरह ही एक पक्षी प्रेमी थे। वो भी प्रकृति और पक्षी के प्रति उनके मन में बहुत लगाव था। वो अपना ज़्यादातर समय अपने पक्षियों के साथ बिताते थे। अपने पक्षियों से बातें करना, उनके साथ समय बिताना, उनकी देखभाल करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उनकी पत्नी है इसमें फ्रिडा। उनकी पत्नी ने भी उनके मरने पर यही कहा था कि लॉरेंस एक कैसे व्यक्ति थे, कितने अच्छे व्यक्ति थे, उनके बारे में मुझसे ज़्यादा मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया बता सकती है, क्योंकि वो उसके साथ बहुत समय बिताते थे। पक्षियों के प्रति उनका ये लगाव, उनका ये अपनापन और उनका ये भावनात्मक जो लगाव था, इसके कारण ऐसा ही जब दूसरा प्रतिरूप सालिम अली को देखा गया तो उन्हें भी लॉरेंस का ही प्रतिरूप माना गया। प्रतिरूप का मतलब है मतलब बिल्कुल उसी के जैसा दूसरा रूप, फोटोकॉपी जिसे हम कहते हैं, कि लॉरेंस भी सालिम अली लॉरेंस का ही प्रतिरूप बन गए थे। कौन? सालिम अली। बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे दोनों के अंदर का जो पक्षी प्रेम था, जो प्रकृति प्रेम था, वो एक जैसा था। तो इस पाठ में हम सालिम अली और लॉरेंस के विषय में पढ़ेंगे, जिन्होंने अपने जीवन में प्रकृति के लिए और पक्षियों के लिए क्या क्या किया, हमें वही देखना है। मैं पाठ का सार आपके सामने पढ़ रही हूँ। जहाँ कुछ कठिन शब्द आएंगे वो मैं उसकी व्याख्या करके आपको समझा दूँगी। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इसमें उन्होंने सालिम अली के जब अंतिम समय था तब कहा था कि एक ऐसा व्यक्ति जो सुंदर पंख लिए हुए पक्षियों की देखभाल में इधर उधर खोज में इधर उधर घूमता रहता है, वो मौत की नींद सोने जा रहा है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतरहीन सफ़र का बोझ उठाए। सैलानियों का मतलब है घूमने वाले, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, किसी की तलाश में, खोज में। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। वो कहते हैं कि ये सफ़र उनका बाकी जो उन्होंने सफ़र किए थे उनसे भिन्न है, क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र है जब वो अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहे हैं। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। पलायन का मतलब है वहाँ से चले जाना, निकल जाना, यानी कि वो इस भीड़ भाड़ भरी ज़िंदगी और इस सफ़र को छोड़कर जा रहे हैं। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। विलीन का मतलब है लुप्त हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। इन्होंने इसकी तुलना एक पक्षी से कर दी कि एक ऐसा पक्षी है जो आखिरी एक गीत गाकर अपना और प्रकृति की गोद में सो गया है। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। ये जो लाइन है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर, ये यहाँ से पंक्ति से हमारा प्रश्न भी बनेगा, आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का अर्थ ये है कि कोई अपने जिस्म की हरारत यानी अपने शरीर को देकर भी, अपने दिल की धड़कन को देकर भी अगर कोई सालिम अली जैसा पक्षी प्रेमी दोबारा बनाना चाहे तो क्या कोई उसे दोबारा वैसा ही पक्षी प्रेमी बना सकेगा? अर्थात संभव नहीं है। ये लेखक का मानना है कि उन जैसा व्यक्ति दोबारा कोई नहीं हो सकता।
मुझे नहीं लगता कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वो कहते कि मुझे नहीं लगता कि कोई अपने अंदर इस तरह का पक्षी प्रेम जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक है। वो कहते हैं कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, मतलब आदमी अपने तरीके से देखता है कि उसे क्या पसंद है, वो कैसे उनको रखना चाहता है, उन्हें पिंजरे में बंद रखना चाहता है या कैसे। वो उन्हें उनकी प्रकृति से नहीं देखते कि वो खुले आसमान के नीचे रहना चाहते हैं। भला कोई आदमी, मुझे नहीं लगता कोई इस सोए पक्षी को जगाना चाहेगा। सॉरी, एक मिनट। हाँ, ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। रोमांच का सोता फूटना का मतलब है कि अपने अंदर उस उत्साह को, उस खुशी को महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। मिथक का मतलब हो गया एक व्यक्ति, अनजान व्यक्ति, राही। ठीक है। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज़ करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। नदी का, वृंदावन में यमुना नदी है, उसका सांवला पानी का कहने का मतलब यह है कि वो श्री कृष्ण ने जब शेषनाग, कालिया नाग को मारा था, तब से उसका पानी जो था वो नीला हो गया था, इसलिए कहा है। लेकिन कोई घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? इसमें लेखक ये बताना चाह रहा है, उसने कृष्ण की बातों का जिक्र इसमें इसलिए किया है कि यदि हम वृंदावन जाएं तो यमुना नदी के पानी को देखकर, वहाँ के बगीचों को देखकर हमें श्री कृष्ण की सारी वो घटनाएं जो हमने इतिहास में पढ़ी हैं उनके विषय में, वो हमें सारी एकदम से याद हो जाती हैं। इनके माध्यम से वो सालिम अली की तरफ भी इशारा करना चाहते हैं कि उन जैसा कोई पक्षी प्रेमी अगर हम देखते हैं तो हमें भी सालिम अली की याद आ जाती है। इस वीडियो का, इस पार्ट का आधा पार्ट जो रह गया है वो मैं आपको इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में समझाऊंगी। ये पार्ट 1 में आधा पार्ट हुआ है, आधा पार्ट मैं आपको पार्ट 2 में समझाऊंगी। धन्यवाद।